अब देखिएगा अपने आव्यूह के आगे के चैप्टर में बात करने वाले हैं आव्यूह के परिवर्त आव्यूह की। जैसे कि हमारा हेडिंग है आव्यूह का परिवर्त। परिवर्त को इंग्लिश में ट्रांसपोज भी कहते हैं। और किसी भी आव्यूह के परिवर्त लेने का अर्थ होता है कि जो आव्यूह आपको दिया गया है उसके पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिएगा तथा स्तंभ को पंक्ति में बदल दीजिएगा, है ना। यानी कि किसी भी आव्यूह के पंक्ति और स्तंभों को अगर हम परस्पर अदला बदली कर दें या परस्पर विनिमय कर दें तो वह दिए गए आव्यूह का परिवर्त प्राप्त हो जाता है, यानी कि ट्रांसपोज प्राप्त हो जाता है। ये उसी प्रकार से दिखेगा। डेफिनेशन है, यदि A = AIJ M × N कोई आव्यूह है जिसकी कोटि M × N है तो आव्यूह A की पंक्ति व स्तंभों को परस्पर बदल देने पर प्राप्त आव्यूह A का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसे और ध्यान दीजिएगा, परिवर्त आव्यूह को प्रदर्शित करने के लिए इसे A डैश पढ़ना है, A के ऊपर एक डैश बना देंगे या AT से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे प्रदर्शित करने के लिए आप या तो A डैश का प्रयोग करेंगे या A की पावर में T बना देंगे, कैपिटल, छोटा नहीं बनाना है, कैपिटल T बनाना है। कुछ किताबों में A पर डैश लगा होता है, कुछ किताबों में एक पर T लगा होता है। ये दोनों ही परिवर्त आव्यूह को प्रदर्शित करते हैं। T इसलिए लगा होता है क्योंकि T का फुल फॉर्म है ट्रांसपोज, जिसे हिंदी में हम परिवर्त कहते हैं। तो देखिएगा A = जो आव्यूह आपको AIJ से प्रदर्शित कर रहे हैं उसकी कोटि M × N है। तो इससे यहाँ A की पावर T या A डैश का मान लिखेंगे तो यहाँ देखिएगा IJ है। तो यहाँ देखिएगा रो और कॉलम जो है यानी कि पंक्ति और स्तंभों को आपस में पलट दिया गया है। I की जगह J हो गया है, J की जगह I हो गया है और यहाँ देखिएगा कोटि M × N है। तो यहाँ पर कोटि बन गई है आपकी N × M, है ना। कोटि N × M बन जाती है। अब जैसे कि ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, A = एक आव्यूह लिया है हमने 3 × 2 कोटि का और इसका हम A डैश निकालने जा रहे हैं। तो देखिएगा पहला पंक्ति है 2 3, दूसरी पंक्ति है 0 1 और तीसरी पंक्ति है 5 - 1। और जब हम इसका A डैश निकालेंगे यहाँ से तो पहली पंक्ति है 2 3, इसे पहला स्तंभ बना दीजिएगा, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दीजिएगा, ये हो जाता है 2 3, है ना। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, पंक्ति और स्तंभों को परस्पर, पंक्ति और स्तंभों को आप जो है परस्पर विनिमय कर रहे हैं, है ना। तो जो हमारी पहली पंक्ति थी 2 3, उसे हमने पहला स्तंभ बना दिया है 2 3। दूसरी पंक्ति हमारी 0 1 थी तो इसे हमने दूसरा स्तंभ 0 1 बना दिया है और तीसरी पंक्ति हमारी 5 - 1 थी तो हमने तीसरा स्तंभ बना दिया है इसे 5 - 1। तो जो कोटि अभी 3 × 2 चल रही थी उसकी जगह कोटि हो जाती है हमारी 2 × 3। ठीक है, इस प्रकार से कोटि हमारी 2 × 3 हो जाती है। अब ये तो आप एक ने नई चीज़ सीखी आपने कि आव्यूह का परिवर्त निकालना। अब इसके परिवर्त के आव्यूह के गुण भी होते हैं और गुण को सिद्ध करना जो है हमारे सिलेबस से बाहर की चीज़ है, लेकिन गुण को आपको ध्यान रखना है। देखिएगा पहला गुण में है आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। पहला है A डैश का डैश, यानी कि अगर कोई आव्यूह आपके पास है, अगर आप उसका 2 बार ट्रांसपोज ले लेते हैं यानी कि 2 बार परिवर्त आव्यूह ले लेते हैं तो लौट करके वही मान आपको प्राप्त हो जाता है। और दूसरा देखिएगा A + B डैश = A डैश + B डैश, यानी कि 2 आव्यूह को प्लस करने के बाद अगर उनका परिवर्त आव्यूह ले रहे हैं तो = रिजल्ट बन जाता है A डैश + B डैश। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है दूसरे नियम के अनुसार कि आव्यूह को जोड़ने के बाद उनका परिवर्त ले लीजिएगा या परिवर्त लेने के बाद जोड़ लीजिएगा, दोनों के नाम में कोई फ़र्क नहीं होता। और ध्यान रख लीजिएगा जिस तरह से ये नियम प्लस में लगता है उसी तरह से नियम आप माइनस में भी लगा सकते हैं, यानी कि A - B डैश = हो जाता है A डैश - का B डैश। ये भी हो जाएगा आपका A डैश - का B डैश हो जाता है ना। इस प्रकार से अब आपने देखा। अब तीसरा नियम देखिएगा। अब जो आपका थर्ड लॉ है, थर्ड में है देखिएगा KA और डैश। यहाँ पर K जो है अचर राशि, यानी कि कोई जो है अचर राशि है जिसे तो आपने किसी आव्यूह A में अचर राशि से मल्टीप्लाई करिए, गुणा करिए और उसके बाद उसका डैश ले रहे हैं तो देखिएगा रिजल्ट क्या आता है KA डैश। यानी कि किसी आव्यूह में अचर राशि से गुणा करने के बाद अगर उसका परिवर्त आव्यूह लेते हैं तो अचर राशि ऐसी कैसी रहती है और आव्यूह का डैश हो जाता है। और गुणा का नियम देखिएगा, गुणा में जब परिवर्त आव्यूह हम लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर देखिएगा A B का डैश है तो इधर हो जाता है B डैश A डैश। यानी कि 2 आव्यूह की अगर गुणा कर रहे हैं आप, 2 आव्यूह की अगर आप गुणा कर रहे हैं, है ना, और उसके बाद आप उसका ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त आव्यूह ले रहे हैं
तो वो दोनों आव्यूह के गुणनफल में उल्टा हो जाएगा, दोनों का डैश अलग अलग हो जाएगा। तो इसे हम रिवर्सल लॉ भी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि क्योंकि इनका जो क्रम है वो पलट जाता है, ए वाला पहले आ जाता है, ए वाला पहले से बाद में चला जाता है और बाद वाला जो है पहले आ जाता है ना। फिर उसके बाद आता है सममित आव्यूह। अब आप एक वर्गाव्यूह के बारे में सोचिएगा, एक ऐसे वर्गाव्यूह के बारे में कि जब आप उसका परिवर्त आव्यूह लेते हैं तो उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो वापस वही मान प्राप्त कर लेता है। तो यानी कि कोई वर्गाव्यूह अगर इस प्रकार से होता है कि उसका परिवर्त लेने पर वह स्वयं ही प्राप्त हो जाता है, तो ऐसा आव्यूह जो है सममित आव्यूह कहलाता है। यही परिभाषा बनेगी, देखिएगा, एक वर्ग आव्यूह ए इक्वल टू ए आई जे सममित कहलाता है यदि ए डैश बराबर ए। तो जब ए डैश बराबर ए के हो जाता है तो वो आव्यूह जो है वो सममित आव्यूह कहलाता है ना। अब ये सममित आव्यूह हो गया, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ पर नियम क्या है सममित आव्यूह के लिए कि ए डैश जो है वो अपने ही मान के बराबर रहना चाहिए। और हमें पता है कि जब हम डैश लेते हैं यानी कि परिवर्त लेते हैं तो रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देते हैं। तो इसे जब आप अपने पास से लिखना जाएंगे तो ध्यान रखेंगे कि पहला रो और पहला कॉलम सेम होना चाहिए। देखिएगा, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पहली पंक्ति देखिएगा 1 - 1 0 है। यहाँ देखिएगा पहला कॉलम 1 - 1 0 है, दोनों सेम है। दूसरी पंक्ति पढ़िएगा -105, अब दूसरा कॉलम पढ़िएगा -105, ये भी सेम है। तीसरा कॉलम पढ़िएगा 053, तीसरी पंक्ति 053 और तीसरा कॉलम जो है 053। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ के समान है, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के समान है, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ के समान है। इसका अर्थ है कि जब आप इसका डैश लेंगे यानी कि परिवर्त लेंगे तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यही आव्यूह आपको वापस मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सममित आव्यूह है, क्योंकि ए डैश बराबर ए के हो जाता है। उसके बाद आता है विषम सममित आव्यूह, है ना। क्या आता है? विषम सममित आव्यूह। अब एक ऐसे वर्गाव्यूह के बारे में सोचते हैं, कि उस आव्यूह का जब हम परिवर्त आव्यूह लेते हैं तो मान तो वही लौट करके आता है, लेकिन एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाता है। क्या? माइनस। यानी कि किसी आव्यूह का अगर आप परिवर्त लेते हैं और उसका मान उसी के ऋणात्मक मान के बराबर हो जाता है तो हम उसे विषम सममित आव्यूह में डालते हैं। यही हमारी परिभाषा बन जाती है। विषम सममित आव्यूह में एक वर्गाव्यूह ए बराबर ए आई जे विषम सममित कहलाता है यदि ए डैश इक्वल टू -ए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जब आप किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह लेते हैं तो उनके पंक्ति और स्तंभों को परस्पर विनिमय कर देते हैं। तो ऐसा करने से जो विकर्ण के अवयव होते हैं, यानी कि 11 नंबर का, 22 नंबर का और 33 नंबर का, तो जब हम किसी आव्यूह का परिवर्त ले रहे होते हैं तो विकर्ण के अवयव अपने स्थान से नहीं हटते। यानी कि पहले विकर्ण का अवयव जैसे 11 नंबर का होता है, पहली रो पहला कॉलम, तो जब हम उसे रो और कॉलम में बदलेंगे तो वो वहीं पर ही रहेगा, 11 नंबर पर ही रहेगा, है ना। और जो है और 22 नंबर का अवयव है उसी प्रकार से दूसरी रो दूसरा कॉलम है। जब हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे यानी कि परस्पर उन्हें बदलते हैं तो उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारा नियम ये कहता है कि जो विषम सममित आव्यूह होता है, उस विषम सममित आव्यूह में जब हम पंक्ति और स्तंभों को परस्पर बदलते हैं तो उन पर ऋणात्मक चिन्ह आ जाने चाहिए। तो हमारे विकर्ण लेकिन परिवर्तन अपना स्थान परिवर्तित नहीं करते हैं, अपना स्थान से नहीं हटते हैं। तो इसका मतलब हमें एक ऐसे अवयव के ऐसे अवयवों के बारे में सोचना पड़ेगा जिन पर ऋणात्मक चिन्ह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और गणित में ऐसा अवयव जो है सिर्फ शून्य ही होता है। तो इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जो आपका अवयव है वो शून्य होना चाहिए, जो कि विषम सममित आव्यूह के विकर्ण का अवयव होगा। उस अवयव का जो है शून्य होना जरूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर नोट पॉइंट ध्यान दिया गया है, विषम सममित आव्यूह में विकर्ण के सभी अवयव 0 होने आवश्यक है। क्योंकि देखिएगा विषम सममित आव्यूह की अगर परिभाषा है तो माइनस लगना है। तो यहाँ पर देखिएगा ए आई जे बराबर क्या है? -a जे आई है यहाँ पर। अब ए आई जे है और इधर देखिएगा -a जे आई है। तो यानी कि रो और कॉलम जो है आपस में बदल चुके हैं और विषम सममित आव्यूह की परिभाषा के अनुसार माइनस आ चुका है। फिर हमने लिखा है विकर्ण अवयव के लिए, जो विकर्ण के अवयव होते हैं उनकी पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या जो है वो समान होती है। तो हमने जे बराबर रख दिया है आई, तो इधर ए आई हो जाता है, इधर -a आई हो जाता है और यहाँ 2ai = 0 हो जाता है और रिजल्ट आ जाता है ai = 0। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा पॉइंट दिया गया है ध्यान दें में, उसमें सिद्ध किया गया है कि जो विषम सममित आव्यूह होता है उसके विकर्ण के जो अवयव होने चाहिए वो शून्य होने चाहिए। तो जब भी आप विषम सममित आव्यूह को बनाने जाएंगे तो उसमें ध्यान ये रखेंगे कि उसके जो विकर्ण के अवयव हैं वो आप शून्य लेंगे। जैसे कि यहाँ देखिएगा
और बाकी अब वो प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। देखिएगा जैसे कि मैं एक विषम सममित अवयव यहाँ प्राप्त करने वाला हूँ, तो ये देखिएगा 11 नंबर पर 0 पड़ा हुआ है, यहाँ 12 नंबर पर मैंने 1 डाला है, तो 21 नंबर पर मैंने माइनस का 1 डाला है, और यहाँ देखिएगा 13 नंबर पर मैंने 2 डाला है, तो यहाँ चिन्ह बदल दिया है। 31 नंबर पर माइनस का 2 डाला है, 22 नंबर पर देखिएगा 0 पड़ा है, विकर्ण का अवयव है, और ये देखिएगा 23 नंबर पर 3 पड़ा है, तो यहाँ 32 नंबर पर मैंने माइनस का 3 डाल दिया है ना, और यहाँ देखिएगा 33 नंबर ये विकर्ण का अवयव है, तो यहाँ 0 पड़ा हुआ है। जब आप इसका डैश लेंगे तो ये ए वापस लौट करके आएगा, लेकिन उसके लिए आपको माइनस जो चिन्ह है वो बाहर लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है कि ए डैश इक्वल टू -a के है, तो यानी कि एक विषम सममित अवयव है। अब इसके बाद जो है 2 प्रमेय आ जाती हैं। ये प्रमेय महत्वपूर्ण प्रमेय होती हैं, ये इन पर ही जो है आपके क्वेश्चन जो है आधारित होंगे। तो यानी कि प्रमेय आपको नियम सिखाने के लिए होती है, और ये आपको बता देंगी कि किस आधार पर आपके जो है नियम आगे एक्सरसाइज में लगने वाले हैं। अब देखिएगा प्रमेय पहली कहती है, वास्तविक संख्या वाले किसी वर्ग अवयव a के लिए a प्लस a डैश एक सममित अवयव तथा a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव होता है। ये प्रमेय आपसे कहती है कि कोई वास्तविक संख्या का अगर कोई अवयव लेते हैं और उस अवयव में उसका परिवर्त अवयव जोड़ देते हैं तो वो एक सममित अवयव बनेगा, और अगर उसमें से उसे घटा देते हैं तो वो एक विषम सममित अवयव बनता है। अब देखिएगा a प्लस a डैश को सममित सिद्ध करना है, और यहाँ पर a माइनस a डैश को विषम सममित सिद्ध करना है। किसी को भी सममित या विषम सममित सिद्ध करना है तो उसका परिवर्त ले लीजिएगा, यानी कि ट्रांसपोज ले लीजिएगा। अगर वो प्लस के साथ वापस लौट आता है तो वो सममित हो जाएगा, और वो माइनस के साथ वापस लौट आता है तो वो विषम सममित हो जाएगा। अब देखिएगा हमने b बराबर मान लिया है a प्लस a डैश, दोनों ओर का परिवर्त ले लेते हैं, इधर भी डैश लगा देते हैं और यहाँ भी डैश लगा देते हैं। अब यहाँ पर जब डैश अंदर आएगा तो यहाँ पर नियम लगेगा हमारा a प्लस बी डैश इजिकल टू a डैश बी डैश, यानी कि डैश अंदर ले आएंगे तो यहाँ पर b डैश इजिकल टू हो जाता है a डैश हो जाता है, और यहाँ a का डबल डैश हो जाता है। लेकिन हमारे गुणधर्म में लिखा हुआ है कि डबल डैश करने पर वो अवयव खुद स्वयं ही वापस आ जाता है। तो यहाँ पर a डबल डैश की वैल्यू जो है वो a हो जाती है, चूँकि a डबल डैश इजिकल टू a के होता है। अब a डैश प्लस a हो, इसको हम a प्लस a डैश लिख सकते हैं, चूँकि हमारे योग का क्रम विनिमय नियम होता है। a प्लस b लिखें अवयव में या b प्लस a लिखें, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। अतः यहाँ हो जाता है हमारा b डैश बराबर b, तो b पर डैश लिया था वो लौट करके b के बराबर आ जाता है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि ये जो है एक सममित अवयव है। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है b इक्वल टू a प्लस a डैश एक सममित अवयव है ना। उसके बाद अब इसमें माइनस वाले पर आते हैं। माना c बराबर ले लेते हैं a माइनस a डैश, तो जब हम परिवर्त अवयव लेते हैं तो c डैश हो जाता है, यहाँ a माइनस a डैश का डैश हो जाता है। अब डैश को अंदर ले जाइएगा, a डैश माइनस a डैश का डैश, लेकिन a का डबल डैश खुद a के बराबर होता है, तो a डैश माइनस a हो जाता है। अब इसका क्रम और इसका क्रम जो है यहाँ पलट चुका है। अब यहाँ पर आप माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो a माइनस a डैश बन जाएगा। तो आपसे सिद्ध हो जाता है c डैश इजिकल टू माइनस c। तो यहाँ से सिद्ध हो जाता है कि c बराबर a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव है। इस प्रकार से आपने सिद्ध कर दिया है कि a माइनस a डैश जो है वो विषम सममित अवयव होता है, और a प्लस a डैश जो है वो सममित अवयव होता है। अब दूसरी प्रमेय आती है, किसी वर्ग अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयव के योग से प्रदर्शित किया जा सकता है। अब प्रमेय नंबर 2 आपसे ये कहती है कि कोई भी वर्ग अवयव आपको अगर दिया होगा तो उसे 2 अवयव के योग से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। उसमें से एक सममित अवयव होगा और दूसरा जो है विषम सममित अवयव होगा। ये प्रमेय जो है पहली वाली प्रमेय के आधार पर ही है। ये वाली जो प्रमेय है पहली वाली प्रमेय के आधार पर ही है। माना जो है कोई वर्ग a वर्ग अवयव है। अब एक हमारा वर्ग अवयव ले लिया हमने, हम इसे a/2 प्लस a/2 लिख लेते हैं, यानी कि a को आधे आधे 2 भागों में तोड़ देते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, a'/2 प्लस कर देते हैं और a'/2 ही माइनस कर देते हैं, जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक टर्म ये वाली बनती है और एक टर्म जो है ये वाली बनती है। अब ये वाला जो प्रमेय नंबर 2 है वो प्रमेय नंबर 1 के ही रास्ते ले जाई जा रही है, क्योंकि एक प्लस वाला तो हमें पहले ही पता है कि सममित अवयव होता है, और माइनस वाला जो है वो विषम सममित अवयव होता है ना। अब यहाँ देखिएगा a बराबर 1/2 कॉमन आ जाता है, शुरू के 2 पदों में से a प्लस a डैश बन जाएगा, 1/2 a माइनस a डैश बन जाएगा। अब इसको हम a इक्वल टू b प्लस c ले लेते हैं। ये वाली वैल्यू b के बराबर हो जाती है और ये वाली वैल्यू c के बराबर हो जाती है। ये b आ चुका है हमारा और यहाँ पर ये c आ चुका है ना। अब हमने ये वाला जो अवयव है इसमें प्लस है तो ये जो है हमारा सममित अवयव बनेगा, और इसमें माइनस है तो ये हमारा विषम सममित अवयव बनेगा। इसे हम बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि हमने प्रमेय नंबर 1 की थी अभी, है ना।
अब देखिएगा बी का परिवर्त ले लेते हैं, बी डैश इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश और पूरे का डैश हो जाता है। 1/2 एक अचर राशि है और अचर राशि का कोई डैश नहीं होता है, तो 1/2 ऐसा कैसे ही रहेगा, डैश सिर्फ इस ब्रैकेट पर लगेगा, फिर ये डैश अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर जो 1/2 बाहर आया है ये इस नियम से बाहर आया है कि अदिश राशि की अचर राशि की अगर आव्यूह से गुणा करके डैश लेते हैं तो संख्या अपरिवर्तित रहती है और आव्यूह का डैश हो जाता है। अब 1/2 आ जाता है, डैश को अंदर ले आते हैं, ए डैश प्लस ए डैश का डबल डैश, ए डैश का डबल डैश खुद ए के बराबर हो जाएगा, फिर इसे क्रमबिनी में नियम से पलट करके लिख देंगे, है ना। तो बी डैश बराबर सिद्ध हो जाएगा बी के। तो यहाँ से सिद्ध हो जाते हैं कि बी एक सममित आव्यूह है। उसी प्रकार से अब इसको लेते हैं सी को, सी का परिवर्त ले लेते हैं। आव्यूह सी का परिवर्त लेने पर इस पर डैश लगा देते हैं, 1/2 पर डैश का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्रैकेट पर डैश आ जाता है, डैश को अंदर लाते हैं आप, यहाँ हो जाएगा ए डैश माइनस ए डैश का डैश, ये वाली लाइन बन जाती है। अब ए डैश का डबल डैश खुद अपने ए के बराबर हो जाता है, तो 1/2 ए डैश माइनस का ए हो जाता है। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो सी डैश इज इक्वल टू माइनस के सी हो जाता है और सिद्ध हो जाता है कि सी एक विषम सममित आव्यूह है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो समीकरण नंबर 1 थी उसमें एक आव्यूह हमने बी लिया था और एक आव्यूह सी लिया था, और ये ध्यान रखना बी की वैल्यू क्या है, बी का मान 1/2 ए प्लस ए डैश है और सी का जो मान है वो 1/2 ए माइनस ए डैश है। तो इस प्रकार समीकरण 1 के अनुसार सिद्ध हो जाता है कि वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग से प्रदर्शित किया जा सकता है। और इस प्रकार से आपकी दोनों प्रमेय हो जाती हैं। और अब इसकी एक्सरसाइज के अपनी प्रश्नावली के प्रश्न शुरू हो जाएंगे।